हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को और इवेंट्स को डिस्कस करते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और लीगल बैकग्राउंड के साथ। और ये भी डिस्कस करते हैं कि आप इन केसेस को या इवेंट्स को किस तरह से अपने मेंस में साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इन री द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 केस, जिसमें इस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं। फॉर सेंचुरीज, मतलब ये एक्ट हमारे पास 1925 में आया था, तो इट इज प्रैक्टिकली 102 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो सेंचुरी से वक्फ जो है वो एक कॉर्नर स्टोन रहा है इस्लामिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस लाइफ का इंडिया में। ट्रेडिशनली वक्फ वक्फ का मतलब क्या है कि अ पर्सन हु वांट्स टू डेडिकेट हिज प्रॉपर्टी टू और इन द नेम ऑफ गॉड कैन डू इट परपेचुअल यूज के लिए, जैसे किसी मस्जिद के लिए, किसी दरगाह के लिए, मदरसे के लिए या फिर कब्रिस्तान के लिए अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहे, अल्लाह के नाम पे डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। अब इसके ना दो रास्ते थे, मतलब प्रॉपर्टी को वक्फ करने के दो रास्ते थे। पहला था वक्फ डीड प्लस रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्मल क्लियर पेपर वर्क रजिस्ट्रेशन के साथ, जहां पे ओनरशिप को ट्रेस किया जा सके, ट्रांसफर को ट्रेस किया जा सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वेरी क्लियर एंड सिंपल। दूसरा था वक्फ बाय यूजर, जहां पे किसी कागज की जरूरत नहीं। अगर कोई भी लैंड किसी रिलीजियस पर्पस के लिए पब्लिकली यूज किया जा रहा है काफी टाइम से, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बाय यूजर बन जाता था। मतलब इट यूज टू बिकम वक्फ बाय यूसेज। यूसेज की वजह से अब वो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी जा चुकी है। इट इज ऑलरेडी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड इवन इफ द पर्सन डेंट रियली वांट इट। ठीक है, तो लेट्स से कि जमीन का एक टुकड़ा है जो खाली है और उस पे लोग नमाज पढ़ते हैं और धीरे धीरे वो फिर वक्फ हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से उस पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? ओवर टाइम वक्फ बाय यूजर एक बहुत बड़ा मिसयूज बन गया। इट बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिस्प्यूट्स एंड अब्यूज। गवर्नमेंट लैंड हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया, एक लैंड जो कि डिस्प्यूट में है, जो पेंडेंटेड लाइट है, मतलब कोर्ट पे उसके ऊपर केस चल रहा है, उन सबको वक्फ क्लेम करने लगा वक्फ बोर्ड विदाउट डॉक्यूमेंट्स की। ये तो वक्फ जा चुका है, बोर्ड उस पर क्लेम कर लेता था और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती थी। सो जो इनिशियल एक्ट था हमारे पास 1923 का, वक्फ एक्ट 1923, उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। इट वाज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट। इट इज नॉट कि वो रिक्वायरमेंट हमने मतलब वो पहले नहीं थी, अब इस अमेंडमेंट में आ गई, नहीं। 1923 का ओरिजिनल लॉ रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करता था। मतलब अगर प्रॉपर्टी को डोनेट भी करना है इन द नेम ऑफ गॉड, अ प्रॉपर पेपर वर्क वॉज रिक्वायर्ड, अ फॉर्मल ट्रेसेबल ओनरशिप ट्रांसफर हैड टू बी रजिस्टर्ड बाय लॉ, तभी वो वक्फ माना जाता था, अदरवाइज वो नहीं माना जाता था। 1995 में इस लॉ को अमेंड कर दिया गया और जहां पे वक्फ रिकॉग्नाइज हुआ वहां पे वक्फ बाय यूजर भी रिकॉग्नाइज होने लगा। तो रजिस्टर्ड वक्फ तो रिकॉग्नाइज थे ही, देवर ऑलरेडी अ लॉ, लेकिन उन्होंने वक्फ बाय यूजर को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अभी जो 2025 का जो अमेंडमेंट है वो इसी को खत्म कर देता है, वो वक्फ बाय यूजर को स्क्रैप कर देता है। अब हर वक्फ में एक डीड होनी जरूरी है, मतलब एवरी वक्फ प्रॉपर्टी नीड्स टू बी बैक्ड बाय अ प्रॉपर डीड एंड अ डॉक्यूमेंट। अनरजिस्टर्ड वक्फ को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्री के लिए, कि 6 महीने आपके पास, अगर आपके पास कागज नहीं है तो कागज बनवा लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए वक्फ बोर्ड के नाम पे। अदरवाइज दैट प्रॉपर्टी वुड रिटेन इट स्टेटस को, मतलब वो उस ओनर या गवर्नमेंट या किसी जिसके पास थी वो वक्फ होने से पहले उसके पास वापस चली जाएगी। अब पेटिशनर्स जो है, वक्फ बोर्ड है और मुतवलीज हैं, उनके खिलाफ, मतलब उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है, यही केस है। उनका कहना है कि कुछ वक्फ सेंचुरीज ओल्ड है, जो कि सच भी है। नाउ अगर उन बहुत, मतलब सदियों पुराने वक्त को जिनको ओरली क्रिएट किया गया, प्रैक्टिस से क्रिएट किया गया, उनके अगेंस्ट या उनको सपोर्ट करती हुई कोई कागज नहीं, कोई डीड नहीं, और उसे उसको रजिस्टर करवाना भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है इस वक्त। इट इज वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल दैट यू इम्पोज अ मैंडेट ऑन अस कि हम उन सेंचुरीज ओल्ड वक्त की ओनरशिप को ट्रेस करके किसी तरह से उसे अब रजिस्टर करवाएं, जो सदियों से वक्त में जा चुकी हैं। अब वक्फ बाय यूजर को अगर डिलीट कर दिया जाता है तो जेन्युइन हिस्टोरिक वक्फ, जो इस तरह की वक्फ हैं, वो ओरिजिनली वो इट विल बी
दे विल बी वाइप्ड आउट, विच विल बी अ प्रॉब्लम। अब इससे आर्टिकल 14 और 25 वायलेट हो जाता है एज एलिजेड बाय देम। उनको डर है, एक्चुअल डर क्या है वक्फ बोर्ड का, कि सरकार जो है वो इन वक्फ की प्रॉपर्टी को जो रिलीजियसली यूज की जा रही हैं और बहुत पहले केस से यूज की जा रही हैं उनको छीन लेगी, बस क्योंकि उन प्रॉपर्टी के पुख्ता कागज नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब गवर्नमेंट का जो काउंटर है वो ये है कि देखिए 1923 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, 1923 से 1995 तक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहा। इट वाज ओनली इन 1995 की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वक्फ बाय यूजर को भी रिकॉग्नाइज लॉ ने शुरू कर दिया करना, उससे पहले नहीं था कुछ। आप कह रहे हैं सेंचुरीज ओल्ड, मतलब 1923 से पहले के वक्फ होंगे या फिर 1923 वाले वक्फ होंगे, जो भी कुछ है, मतलब 23 से जब भी लॉ था 1995 तक आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन आपने नहीं करवाया। यू केप्ट ऑन स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, दिस मुतवलीस और वक्फ बोर्ड जो कि अब शोर मचा रहे हैं कि वो 100 साल पुराना वक्फ है, कैसे उसे रजिस्टर करवाए। तो 23 से 1995 तक जब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लॉ ने इम्पोज कर रखा था, तब क्यों नहीं रजिस्टर करवाया आपने? तब तो आप प्रोसेस को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाले रहे, यू डिड नॉट रियली अबाइड बाय लॉ, है ना। अब आप कह रहे हैं कि अरे हम इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, अब हम डॉक्यूमेंट्स नहीं सीख कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। वक्फ बाय यूजर एक लूप होल की तरह बन चुका है, जहां पे एनक्रोचमेंट को हम रिकॉग्नाइज और रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि भाई लैंड को ग्रैब कर लिया जाता है, एनक्रोच कर लिया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, एंड इट इज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ रिलीजन। So we are kind of permitting an illegal activity just because it is done in the name of religion. ये लॉ कैसे अलाउ कर सकता है? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एपी वक्फ बोर्ड 2025 का ही केस है। उसमें कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया था, गवर्नमेंट ने पूरा एक एक रिपोर्ट तैयार किया था कि किस तरह से कितना लैंड वक्फ बाय यूजर के नाम पे एनक्रोच कर लिया गया है गलत तरीके से, और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि भाई लीगल रिकॉग्निशन है वक्फ बाय यूजर का। अमेंडमेंट इसी चीज को रेगुलराइज करने के लिए, ताकि लैंड को एक्वायर करते वक्त एक अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। वक्फ को अबॉलिश करना सरकार का या गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट इज ओनली टू रेगुलराइज, टू प्रॉपरली clarify the title or the ownership of that land, which is more than fair. अब कोर्ट के सामने यही इशू है कि भाई वक्फ बाय यूजर को जो वाइप आउट कर दिया गया है, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? हैज पार्लियामेंट एक्टेड अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाय अबॉलिशिंग दिस एक्सरसाइज? दूसरा, क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाकई आर्टिकल 14 और 25 को वायलेट करता है? आर्टिकल 14 बीइंग द राइट टू इक्वालिटी एंड 25 बीइंग द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। क्या ये 6 महीने का रजिस्ट्रेशन विंडो जो दिया गया है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं पुरानी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर करवा लीजिए, 6 महीने का टाइम है, कि क्या ये थोड़ा आर्बिट्रेरी है? क्या ये इम्प्रैक्टिकल है? क्या 6 महीने बहुत कम है? दीज आर द इश्यूज जो कि कोर्ट में कंसिडर किए गए। अब देखो, इस बेंच को प्रिसाइड कर रहे थे स्वयं सीजेआई, राइट? तो सीजेआई जस्टिस और ये चीफ जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस एजी मसीह। अब हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मुतवलीस के पास 102 years थे, they could not get their waqf registered in the 102 years that they had, right? And now they cannot demand any continuation whatsoever for registration. They did not do anything for over a century, and now they are calling out the arbitrariness and the misuse of power and whatnot. Why did you not exercise? Why did you not abide by a proper procedure in that century? अब जब लॉ अब लॉ जब उस मैंडेट को वापस स्ट्रीमलाइन कर रहा है, तब आप हल्ला कर रहे हैं। बेसिकली उनका कहना है कि यू हैड ओवर अ सेंचुरी टू कंप्लाई, है ना। 1995 में लॉ बदला, उससे पहले तो लॉ वही था, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, यू डिड नॉट कंप्लाई विद इट, नाउ यू कैन नॉट क्राई एनी मोर, इट इज अ फाउल क्राई इज व्हाट कोर्ट सेड। दूसरा, मिसयूज पे कोर्ट ने कहा कि ये जो रैम्पेंट एनक्रोचमेंट है गवर्नमेंट लैंड्स का, प्राइवेट लैंड्स का, डिस्प्यूटेबल लैंड्स का, ये this is not a potential misuse, this is not a theory or a hypothesis, it is actually happening, it's a real thing, ठीक है। तो अगर इसको गवर्नमेंट रेगुलराइज करना चाहती है, अगर एनक्रोचमेंट को वो
प्रॉपरली लॉफुल तरीके से या तो रेगुलराइज करे या फिर उसकी ओरिजिन को ट्रेस करे या फिर रजिस्ट्रेशन करे। मतलब एनक्रोचमेंट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इलीगल लैंड ग्रैबिंग को अंडर एनी कटोर व्हाटसोएवर। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, तो ये कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। The government is here to govern, to make sure that there is proper law and order, and law and order demands कि ट्रांसफर कैसा भी हो, प्रॉपर हो, प्रोसीजरल हो और ट्रेसेबल हो। ठीक है, तो स्क्रैपिंग अगर कर दी गई है एक ऐसे लॉ की या फिर एक ऐसे एक्सरसाइज की जो इन एनक्रोचमेंट्स को सपोर्ट करता है और इनको इनफैक्ट फैसिलिटेट करता है, फ्यूल करता है, तो उसे स्क्रैप करना वाज मोर देन नेसेसरी एंड गवर्नमेंट वाज एब्सोल्युटली राइट। फेयरनेस पे कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। सो जस्ट बिकॉज registration is now a mandatory requirement and every वक्फ needs to be backed by a registered deed does not mean कि आपकी सेंचुरीज पुरानी वक्फ को हम ऑटोमेटिकली void कर देंगे क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि पुराना वक्फ वैलिड है, भले ही उसका कागज नहीं है, बस आप 6 महीने में कागज बनवा लीजिए और आपका वक्फ वैलिड हो जाएगा। लॉ उसे रेगुलराइज कर देगा, अलाउ कर देगा। और अगर आप कागज नहीं बनवा पाते हैं तो फिर मसला है। और अगर कागज बनने में टाइम भी लगता है 6 महीने, दी 6 month विंडो इज नॉट अ हार्ड फास्ट रूल। एक्चुअली डिले के लिए भी अलाउ किया है अमेंडमेंट ने कि इफ a person could or the board cannot register it within the 6 month given window, they can apply for extension also। और एक्सटेंशन भी अच्छा खासा दे रखा है। तो आपको 6 महीने की प्रैक्टिकल विंडो दे रखी है, आपको एक्सटेंशन का भी टाइम दे रखा है। लॉ आर्बिट्रेरी कैसे हो गया? लॉ आर्बिट्रेरी तब होता है जब वो सेंचुरीज ओल्ड वक्फ को एकदम वॉइड कर देता कि कागज नहीं, मतलब सरकार का लैंड है। फिर उसने आर्बिट्रेरी तरीके से आपके रिलीजियस पर्पज से यूज होने वाले लैंड को छीन लिया, लॉ को चेंज करके। ये इरेगुलर है, ये अनलॉफुल है। लेकिन यहाँ पे कोई लैंड छीना नहीं गया है, कुछ भी ग्रैब नहीं किया गया है ना। आपसे कहा गया है कि आप लैंड को रजिस्टर करवा लें, आपको लॉ कह रहा है कि लॉ फॉलो करो। हाउ इज इट रॉन्ग? हाउ इज इट बैड? तो वर्डिक्ट यही है कि पिटिशन डिसमिस हो गई, अमेंडमेंट पे कोई स्टे नहीं है, मतलब देयर इज नो स्टे दैट सुप्रीम कोर्ट इम्पोज्ड ऑन द अमेंडमेंट। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को अपहोल्ड किया गया है। वक्फ बाय यूजर हैज बीन अबॉलिश्ड फॉर गुड। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का जो इंटेंट था वो मिसयूज को कर्ब करने का था, उसे रेगुलराइज करने का था, विच इज अ वैलिड इंटेंशन। ठीक है, तो दिस इज द केस। इंटरेस्टिंग केस है। अब करंट इवेंट्स जो मेंस में आ जाते हैं उसमें ये काफी रेलेवेंट है ना। ये एक बहुत ही अप एंड कमिंग हॉट टॉपिक टाइप है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आपको इस पे एक अच्छा आंसर तैयार करके रखना चाहिए क्योंकि आ सकता है। अब हम आते हैं राइट टू चेंज नेम इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। केस है मोहम्मद हसन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। ठीक है, पेटिशनर का ओरिजिनल नाम जो है वो राजवली था स्कूल रिकॉर्ड्स में 2016 में। इनको इनके स्कूल फ्रेंड्स चिढ़ाया करते थे, ये बहुत परेशान रहते थे। फाइनली इन्होंने क्या किया कि मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। तो ये बड़े हुए, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। ही रीनेम्ड हिमसेल्फ एज मोहम्मद हसन एंड ही डिड इट लॉफुली, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, पूरा लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो किया इन्होंने, है ना। गजट नोटिफिकेशन चाहिए होता है जिसमें आप अपना नया नाम कंफर्म करते हैं, फिर अपनी सारी मेजर आईडीज को उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करवाना पड़ता है। आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एवरीथिंग, ऑल हिज मेजर आईडीज वर अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू नेम। फिर इन्होंने ये सब करने के बाद अपने स्कूल में अप्लाई किया, J&K में, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल, सॉरी, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, विच इज लाइक अ CBSE बोर्ड बट फॉर J&K, नॉट CBSE बट अ बोर्ड, है ना, गवर्निंग देयर प्राइमरी एजुकेशन। तो वहां पे क्योंकि भाई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स इशू करते हैं, तो उनके पास एप्लीकेशन इन्होंने फाइल की कि मेरा नाम अब चेंज हो चुका है और आप मेरी मार्कशीट्स वगैरह में नाम चेंज करके मुझे नई मार्कशीट्स और नया जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो इशू कर दीजिए। बोर्ड ने इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि भाई ये हमारा पावर ही नहीं है, वी डोंट हैव द पावर, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ करेक्शन कमिटीज पावर। ठीक है, टाइम लिमिट करेक्शन की 3 साल है और आप अब टाइम भी लिमिट पार कर गए हैं, हमारे पास ये सब करने की पावर भी नहीं है। अब लड़ाई चली
लड़ाई ये थी, पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट बड़ा ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना है कि भाई नाम जो है वो डिग्निटी का, आइडेंटिटी का एक बहुत अहम पार्ट है। इट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। मैंने लीगली गजेट में, आईडीज में, सब में अपना नाम चेंज कर लिया है। मेरी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में नाम कुछ और है। सो दिस मेजर कॉन्ट्रडिक्शन विल अफेक्ट मी थ्रू आउट माई लाइफ। दिस इज अ नेसेसरी कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ नेसेसरी करेक्शन। ये बहुत जरूरी है। मैं सब आईडीज ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं। अगर ये नहीं हुई तो एक मिसमैच हो जाएगा, मुझे जिंदगी भर प्रॉब्लम होगी। 3 साल का जो करेक्शन रूल है, ये दूसरे करेक्शन पर ही, मतलब ये जो लिमिटेशन है कि आप 3 साल के अंदर अंदर करेक्ट करा सकते हैं, जैसे 2016 से, क्योंकि 2016 में इशू हुई है एविडेंटली मार्कशीट एंड ऑल, तो आप 19 तक करा सकते हैं ना, लॉ के अकॉर्डिंग। तो 3 ईयर का जो करेक्शन है वो टाइपोस पे, स्पेलिंग एरर्स पे, उन पे लगता है। नेम चेंज की तो कोई बात नहीं करता लिमिटेशन एक्ट। दूसरा, अगर आप रिफ्यूज करते हैं तो आप मेरे एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 उसे वायलेट करते हैं। मेरी डिग्निटी को वायलेट करते हैं विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। अब रिस्पोंडेंट बोर्ड का स्टैंड है अपना। उनका कहना है कि भाई हम करेक्शन सिर्फ स्पेलिंग एरर, टाइपोज एटसेट्रा का अलाउ करते हैं, हमारे पास यही पावर है। और नेम चेंज आफ्टर years of issuance creates a lot of impractical problems, हम नहीं कर पाएंगे, मना कर दिया भाई। तो इशू है कोर्ट के सामने कि क्या नाम को बदलना इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या एजुकेशनल बोर्ड रिफ्यूज कर सकता है करेक्शन रूल, टाइम बार जैसे प्रिंसिपल को यूज करके? क्या देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन करेक्शन एंड चेंज, बिकॉज ही वाज सीकिंग अ चेंज नॉट अ करेक्शन, राइट? करेक्शन पे लिमिटेशन है, चेंज पे नहीं है, यही डिफरेंस। तो क्या करेक्शन और चेंज बराबर है? तो अगर बराबर है तो लिमिटेशन लग जाएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। अब कोर्ट को ऑब्जर्वेशन था कि एक इंडिविजुअल का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए अपने नाम पर, और इस कंप्लीट कंट्रोल को सपोर्ट करेगा लॉ इन एवरी सिचुएशन। लॉ नीड्स टू इनेबल अ पर्सन टू रिटेन हिज हर आइडेंटिटी and to exercise a free control over that identity at all times. Article 19(1)(a), which protects expression, also protects expression of identity. इसीलिए नाम को चेंज करना या अपने मन से नाम रखना आर्टिकल 19 अलाउ करता है, फंडामेंटली प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट आर्टिकल 21 नाम डिग्निटी का एक इनहेरेंट पार्ट है। डिग्निटी इज इक्विवेलेंट टू अ पर्सन्स नेम, सो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 21। आइडेंटिटी is a mix of external internal features. Name becomes one of the most important indicators of identity. Obviously प्रीसिडेंट्स पे रिलाई किया गया। जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई 2021 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि सिटीजन्स का अपने नाम पर पूरा पूरा हक है और वो कभी भी उसे चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब रेगुलेशंस, सोचने वाली बात है कि भाई 1995 का जो नोटिफिकेशन है वो करेक्शंस को लिमिट कर देता है ऑफ कोर्स, लेकिन करेक्शंस के आड़ में आप फंडामेंटल राइट्स को तो ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर उस करेक्शन को आप रिफ्यूज कर रहे हैं या फिर आप अपनी गजेट के नोटिफिकेशन को अबाइड कर रहे हैं और उस उस एक्सरसाइज में किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो इट इज नॉट राइट। If at all an exercise of power or a procedure is unjustly, unreasonably violating a fundamental right, you stop that exercise immediately. और ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर आपका पावर का एक्सरसाइज किसी सिटीजन के फंडामेंटल फ्रीडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट अनरीजनेबल है, जस्टिफाइड नहीं है, तो आप उस एक्सरसाइज को रोक दीजिए। आप उसके राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे unless you can expressly justify it, right? अब अगर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता, मतलब अगर एक कोई रीजनेबल कारण बोर्ड ने दिया होता कि बार बार आ जाता है नाम बदलने के लिए, कोई विम्सिकल एक एक्सरसाइज या तरीका शुरू कर दिया है, नाम बदलो, ये बदलो, वो, तो हम समझ सकते थे कि चलिए आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नाउ यू कैन नॉट चेंज। He is appearing for the first time, has done all that is necessary, and now the final step you are refusing to do. ठीक है, एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन, एक अनरीजनेबल रिजेक्शन ऑन द जस्ट लाइक दैट इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। करेक्शन और चेंज पे, करेक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू चेंज। करेक्शन का मतलब है बहुत छोटे छोटे एरर्स को फिक्स करना,
जो फिक्सेबल एरर्स हैं, जैसे कि स्पेलिंग को ठीक कर दिया, टाइपोग्राफिकल एरर्स को ठीक कर दिया, कैपिटल स्मॉल पंक्चुएशन एटसेट्रा, ग्रामेटिकल फॉल्ट्स को ठीक कर दिया, ये हैं करेक्शंस। और करेक्शन पे लिमिट है एक्सप्रेसली 3 साल की। नाम बदलना इज नॉट अ करेक्शन, इट इज अ मेजर चेंज, और इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, और इसीलिए नाम चेंज अलाउ होना चाहिए। आधार, पैन, पासपोर्ट, सरकार ने जब अलाउ कर दिया है कि आप बदल लीजिए नाम इन मेजर आईडीज पे, तो आप बोर्ड मार्कशीट की और इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट पे नाम बदलने में इतना क्यों परेशान कर रहे हैं उसे। तो वर्डिक्ट, बोर्ड का रिजेक्शन ऑर्डर क्वॉश कर दिया गया है, बोर्ड को डायरेक्शन दिया गया है कि नाम बदलिए। इफ यू डोंट डू इट विद इन अ सर्टेन टाइम, यू वुड बी इन अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, कंटेम्प्ट, सिविल। ठीक है, तो ये है केस। लाइक आई सेड, अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। आर्टिकल 21 और 21 का एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ना। आर्टिकल 21 और 19 अगर आप देखें इस साल काफी उसमें रहा है, मतलब देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एडिशन टू आर्टिकल 21, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये नए नए केसेस जो हैं ये आंसर को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पुराना तो है जो है, लेकिन नए के हिसाब से चलेंगे हम, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ऐड करेंगे, तब आंसर बेटर लगेगा, है ना। पुराना तो सबको पता ही है, सबने पढ़ रखा है, बट क्या आपने नया पढ़ा है? क्या आप अपडेटेड रहे? क्या आपको पता था कि कोर्ट में क्या चल रहा है, उसी कोर्ट में जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जिसके आप जज बनना चाहते हैं, है ना। तो उसकी वर्किंग्स के बारे में आपको पता था, उसके जजमेंट्स को आप फॉलो करते रहे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिफ्लेक्ट्स योर गो टू एटीट्यूड, योर एक्स्ट्रा एफर्ट, योर योर डायनामिज्म एज अ प्रोस्पेक्टिव जज। दैट इज वाई आई कीप एम्फसाइजिंग कि इन आंसर्स को समझिए, इनको साइट कीजिए, कैसे करना है सीखिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।